हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान कैसे बना। इस दौरान हमने पढ़ा जो भारतीय संविधान है इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे संविधान सभा के समक्ष। और ये क्या थे उद्देश्य प्रस्ताव? देखो, सबसे पहला है भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा। संप्रभु का मतलब है सर्वोच्च होगा, उसे किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक रूप से प्रबंध करने का नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि देश बाह्य और आंतरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होगा, किसी दूसरी शक्ति के अधीन हम नहीं रहेंगे। गणतंत्र का मतलब है यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत न होकर निश्चित समयावधि के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाएगा। पहली विशेषता तो इस मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने पहली बात क्या रखी कि भारत है वो एक संप्रभु होगा, और संप्रभु होने के मतलब ये हुआ कि वो किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ठीक है। और गणराज्य का मतलब है यहाँ का जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च सत्ताधारी भारत का प्रथम नागरिक, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाएगा। ठीक है, ये तो थी पहली बात। नंबर 2, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने ये बताया कि देखो भारत ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला है ना। भारत के मतलब जो भी ब्रिटेन, उस दौरान पुर्तगालियों के अधीन भी थोड़ा था, डचों के अधीन भी भारत था, तो जो क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन आ रहा है, जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ रहा है, वो पूरा क्षेत्र। ठीक है, यानी उस दौरान आपने पढ़ा कि 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्यों में पहला था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था देशी रियासतें, और तीसरा था चीफ कमिश्नर प्रदेश। चीफ कमिश्नर प्रदेश वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली बात करें तो इन्होंने क्या बताया कि ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाला भारतीय क्षेत्र, एक तो भारत का अंग ये होगा। ठीक है। दूसरा, देशी रियासतें जितनी भी हैं, और उस दौरान देशी रियासतें थी 562। कितनी थी? 562। कई किताबों में आपको 3 इंक्लूड भी मिलती हैं, 565 मिलती हैं। जैसे भारतीय ये जो 12वीं की राजनीति विज्ञान जो NCERT अगली साल जो आएगी उसमें आपको 565 मिलेंगे, है ना। 565 देशी रियासतें, तो 562 भी सही है और 565 भी, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकों में जो प्रश्न होते हैं उसको सरकार वैलिड मानती है। तो 562 देशी रियासतें, और इसके जो बाहर का क्षेत्र होगा, इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, वह पूरा क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। समझ गए? भारत क्या होगा? मतलब पहली बात तो इन्होंने की कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? संप्रभु राष्ट्र के साथ ही साथ वो एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसके तहत, जिस व्यवस्था के तहत क्या किया जाएगा? ब्रिटिश प्रांत जितना है वो पूरा, देशी रियासतें जितनी हैं वो पूरी, और इसके आसपास का इलाका एक भारत का संघ बनेगा। यानी भारतीय संघ का निर्माण कैसे होगा? दूसरी बात, दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो भारतीय संघ का निर्माण कैसे होगा? ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर, देशी रियासतों से मिलकर, चीफ कमिश्नर प्रदेशों से मिलकर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? भारतीय भूभाग कहलाएगा, और इसका नाम क्या होगा? भारतीय संघ होगा। क्लियर? दूसरा लक्ष्य। दूसरा इसका नंबर 3, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, स्वतंत्र। संघ जो है ना, संघ में इकाइयां बनाई जाएंगी, मतलब राज्य बनाए जाएंगे। अब वो राज्य कैसे बनेंगे ये बाद में तय करेंगे, है ना। संघ की इकाइयां मतलब राज्य, वो स्वायत्त यानी स्वतंत्र होंगी, लेकिन इस पर नियंत्रण किसका होगा? देखो आगे, संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी, उन सभी क्षेत्रों का प्रयोग और कार्य का संपादन कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। संघ स्वतंत्रता तो दी गई, इसका मतलब है उसी दौरान इन्होंने ये बात बता दी कि 2 प्रकार की सरकार होगी। कितने प्रकार की सरकार होगी? 2 प्रकार की सरकार होगी। एक केंद्र की सरकार होगी और दूसरी राज्य की सरकार होगी। केंद्र की सरकार है वो राज्य सरकार को नियंत्रित करेगी, या यूं कहें कि राज्य की सरकार को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? केंद्र की सरकार करेगी। ठीक है। तो तीसरी बात ये है। अगली है संप्रभु, मतलब हम स्वतंत्र हैं, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, एवं स्वतंत्र भारत। संप्रभु एवं स्वतंत्र भारत मतलब जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे उस दौरान की बात है। तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां, संविधान जो है हम बना रहे हैं, संविधान उस दौरान बना नहीं था, केवल उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे कि हम ऐसा ऐसा संविधान चाहेंगे, मतलब हमारे संविधान में इन इन बातों का समावेश होना चाहिए, ये बातें इंक्लूड होनी चाहिए। तो देखो इसमें भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत कौन होगी? जनता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही है
यानी संविधान जो है वो अपनी अंतिम शक्ति किसे सौंपता है? जनता को सौंपता है। यानी जनता ही क्या करेगी? जनता चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रबंध करेंगे। इन्होंने ये बात स्पष्ट कह दी कि जनता कानून बनाएगी, चाहे उस दौरान प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाए चाहे अप्रत्यक्ष। लेकिन भारत में तो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र अपनाना जरूरी था, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सीमित जनसंख्या के लिए हो सकता है, ज्यादा जनसंख्या में लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो नहीं चल सकता। तो ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो स्वतंत्र भारत हो, और चाहे संविधान की समस्त शक्तियां जो हैं, संविधान की जितनी भी शक्तियां हैं उस पर नियंत्रण किसका होगा? जनता का नियंत्रण होगा। उस पर जनता का, शक्तियों का स्वायत्त सत्ता का स्रोत हो गया और उस पर जनता का नियंत्रण होगा। भारत के सभी लोगों को, अगली विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो वर्तमान में भारत की प्रस्तावना में इंक्लूड की गई है, इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। तो देखो, भारत के सभी लोगों को, सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक न्याय। समाज में रह रहे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग के आधार पर भेद नहीं करना क्या है? सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, पैसे के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। राजनीतिक न्याय, जो भी राजनीतिक अधिकार है, जैसे मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, जीत गए तो सरकार बनाने का अधिकार है, हार गए तो चुनाव विपक्ष में बैठने का अधिकार है, तो ये राजनीतिक न्याय है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कानून की नजर में, विधि की नजर में, चाहे वो कितने पैसे वाला हो, गरीब हो, सभी लोग समान हैं। किसी भी जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस बात को, कौन सी बात को? कानून के समक्ष समानता की बात को, है ना, कानून के समक्ष समानता की बात को भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार दिए गए ना भारतीय जनता को, कितने मूल अधिकार दिए गए भारतीय जनता को? भारतीय जनता को जो मूल अधिकार दिए गए, उन मूल अधिकारों में भी इनको शामिल किया गया है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। कौन से अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। विधि की नजर में सभी लोग समान है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग का रहने वाला हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद में प्रतिष्ठा, मान सम्मान। प्रतिष्ठा क्या है? मान सम्मान, सबका बराबर होगा। किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के साथ जो निम्न जाति का है उसका किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा। तो प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के बाद में अवसर की समानता का मतलब है नौकरी लगना, है ना। अवसर अनुच्छेद 16 में लिखी बात है, अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या है भाई? नौकरी लगने में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी भी वर्ग में आप उस योग्यता को पूरा करने वाले हो, बाकी आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हो। तो अवसर की समानता हो गई। तथा कानून सबको समान मानेगा, सार्वजनिक नैतिकता की सीमा में, कानून की नैतिकता की सीमा में रहते हुए, है ना, कानून जैसा है उसकी नैतिकता की सीमा में रहते हुए और सीमाओं में रहते हुए आपको भाषण की स्वतंत्रता होगी। 19(1) क से लेकर 6 तक 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। वैसे साथ ही पहले संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता भी थी, लेकिन उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो इसमें देखो, आपको पहली स्वतंत्रता है भाषण की स्वतंत्रता। भाषण अभिव्यक्त मतलब है आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन शब्द यह है आप कानून की नजर में रहकर, कानून के ध्यान में रखते हुए आप अवसर की समानता दे सकते हो। और इसके बाद आप बात करते हैं कानून के समक्ष समानता। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का आपको पूरा अधिकार है, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। विश्वास और धर्म की उपासना, आप किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म अपना सकते हो, इसमें राज्य को कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू धर्म अपनाओ, सिख धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म अपनाओ, जैन धर्म अपनाओ, और धर्म के बाद में छोटे छोटे पंथों को अपनाओ। आप अपने हिसाब से आप पूजा अर्चना करो, इसके मामले में आप पूरी तरह से क्या होंगे, यानी भारत में रहने वाले लोग स्वतंत्र होंगे। तो ये हो गई आपकी विश्वास और धर्म की उपासना। व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो, लेकिन ये भी किसके अधीन रहते हुए? देश की सीमाओं के अंतर्गत, देश कानून की नज़र में, कानून की दृष्टि में जो सही है उसको आप व्यापार कर सकते हो। किसी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका चलाने के लिए आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार संगठन बना सकते हो। इसके बाद में आप किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हो नैतिकता में रहते हुए, और कार्य करने की मौलिक गारंटी आपको दी गई है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करोगे उसमें किसी प्रकार की आपको बाधा महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को
एकाधिकार प्राप्त नहीं है। सब व्यक्ति, कोई आप दुकान स्थापित करना चाहें, लेकिन आपको शर्त यह है कि आप 2 नंबर का कोई कार्य जो सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, वो प्रतिबंधित कार्य आप नहीं कर सकते। प्रतिबंधित कार्यों को छोड़कर आप कोई भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, उसकी की पूरी गारंटी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तो मौलिक गारंटी और सुरक्षा दी गई है। अगली बात है अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है। अल्पसंख्यक क्या होंगे? जो संख्या में कम है। अल्पसंख्यक पिछड़े, जिसका सामाजिक, आर्थिक या यूं कहें शारीरिक संवेगात्मक विकास नहीं हुआ। जनजातीय क्षेत्र, जो भी जातियां हैं वो जनजातीय क्षेत्र। दलित, जिसका सदैव शोषण होता आया है। दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की समुचित सुरक्षा की गारंटी दी गई है। मतलब चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हुआ हो, चाहे दलित हो, चाहे निम्न जाति का हो, जो सदैव से दंभित रहा हो, उन सब की सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी का जो प्रावधान है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान के द्वारा सुरक्षा दी गई है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखनी पड़ेगी। देश को विभाजित करने का यदि कोई प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को कानून की नजर में दंडित किया जाएगा, कानून की नजर में उसे रोका जाएगा, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर? तो देखो, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश, ये सीमाएं हैं, है ना? ये क्या है? सीमाएं हैं भारत की सीमाओं में, और इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा कानून की नजर में, कानून की दृष्टि में की जाएगी। किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में संप्रभु अधिकारों की रक्षा कानून और न्याय के आधार पर होगी। यानी जल हो, थल हो, जमीन हो, जो क्षेत्र है उसका जो आपका जो अधिकार है उस पर, वो अधिकार किसकी सीमा में रहते हुए करेंगे? संविधान की सीमाओं में रहते हुए, और कानून और न्याय जो है, विधि जो है, उस विधि के आधार पर उसमें न्याय की जाएगी। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भारत है वो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानता है, और ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारा आचरण ऐसा है, हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारी प्रकृति ऐसी है। इसलिए विश्व शांति का समर्थक के लिए भी इन्होंने कहा है, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छाचारी पूर्ण योगदान करेगा। यानी विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए यदि कोई व्यक्ति बाधा बनता है तो उस बाधक को रोकने का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करेगा। उसे आपके ऊपर, आपको जो दिए गए अधिकार हैं, उन अधिकारों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और पूरी तरह से स्वतंत्र रहते ही आप कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो मूल रूप में आज जो प्रस्तावना बनी हुई है, वो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसी देश से कोई चीज़ उधार ली गई, किसी चीज़ से कोई चीज़ उधार ली गई, लेकिन मूल ढांचा हमें कैसे बनाना था, मूल ढांचा संविधान में हमें किन किन बातों को इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें समावेश करना है, इन सब का जो सार है वो पंडित नेहरू ने कब रखा? संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को रखा। और 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के समक्ष रखा, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया।